Good morning, student. Today is our module 9 of the same chapter Human Eye and Colorful World. Today we will be doing some high order thinking question. First category is MCQ. And our first question is, which amongst the given radiation is preferred for taking photograph in fog? There are four options: ordinary visible light, infrared, microwave, X-ray. So dear student, in this the B option is right, infrared. Actually, infrared radiations are used in photography at night and also in mist and fog because they have long wavelength. ये जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा स्पेक्ट्रम देखेंगे तो विजिबल बैंड के जो रेड बैंड होता है उसके बाद इंफ्रारेड रेज का बैंड आता है, तो उसकी जो वेवलेंथ होती है रेड कलर से ज़्यादा होती है विजिबल स्पेक्ट्रम के। तो जैसे जैसे वेवलेंथ हमारी बढ़ती है फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद दैट इज ऑल्सो लेस. सो एज they are having low frequency and the energy associated with them is also low, so they do not scatter much and can penetrate appreciably through it. So ये इसका आंसर है इंफ्रारेड रेज. सो स्टूडेंट्स, यहाँ एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है डिटेल में, आप इसको देख सकते हैं. नोट्स में अपलोड कर दूंगी. आज मैंने हर एक क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन विद आंसर लिख दिया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Now, next question is, the frequency of a light wave whose wavelength is 5000 angstrom. What is angstrom? Angstrom is the unit of length used chiefly in measuring wavelength of light. It is equal to 10 raised to power minus 10 meters or 0.1 nanometers. So बेसिकली वेवलेंथ को मेजर करने के लिए ये यूनिट यूज़ होती है. तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने एक फॉर्मूला था v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, जिसमें v हमारी स्पीड ऑफ लाइट स्पीड होती है, न्यू इज़ द फ्रिक्वेंसी एंड लैम्डा इज़ द वेवलेंथ. ये हमने साउंड वेव के केस में 9th क्लास में स्टडी किया था. अब हमें इसमें फ्रिक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी v अपॉन लैम्डा. अब हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड लैम्डा वेवलेंथ है. वेवलेंथ हमें कितनी दी हुई है 5000 एंगस्ट्रॉम. अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो इंटू 10⁻⁻10. अब इसको सॉल्व करते हैं. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी फ्रिक्वेंसी आएगी 3 × 10⁸ अपॉन 5 × 10⁻3, क्योंकि यहाँ 3 है और जो ये इधर 10⁻⁻10 है, इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 10⁻10. अब इस 10⁻3 को भी हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3/5 न्यूमरेटर में, और ये दोनों बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी 10⁻18 और ये 10⁻⁻3, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर में जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 3/5 क्या होता है हमारा 0.6 × 10⁻15. अब 0.6 को हम 10⁻15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 × 10⁻14. अब हमें पता है कि ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है हर्ट्स, तो ये इतने हर्ट्स हो जाएगा. हर्ट्स को हम साइकिल्स पर सेकेंड भी कहते हैं, ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था. तो इसको अब देखते हैं आंसर किससे मैच करता है. सो
सी इज़ द आंसर। देखिए आंसर साइकिल पर सेकंड में दिया है, यहाँ हर्ट्ज भी लिखा हो सकता था या ये भी, दोनों एक ही बात है। तो दिस इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है। इन द गिवन अ लाइट रे ए बी इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस पी क्यू। देखिए इस पी क्यू फेस पे ये इंसिडेंट नॉर्मली, नॉर्मली मीन्स इसका जो भी सरफेस है, इंटरफेस है, उससे ये 90 डिग्री पे है। तो यानी कि ये वाला इसका एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो अगर ये नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो बेटा याद रखो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है। यस बताओ, अगर कोई भी रे इंसिडेंट नॉर्मली करती है, यस वेरी गुड, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है 0 डिग्री। तो अभी हमने क्या करना है, ये रे अब कैसे जाएगी, नॉर्मली आई इस फेस पे, अब ये इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है, ठीक है। तो फाइंड आउट द एंगल्स एट द फेस ऑफ पी क्यू एंड पी आर। अब पी क्यू पे तो ये नॉर्मली आई है, तो एंगल जो हो जाएगा मतलब 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शंस में देख लीजिए, या जहाँ पे 0 डिग्री है फर्स्ट पी क्यू, तो हमारा आंसर उन दोनों में से होना चाहिए, बाकी दोनों स्ट्राइक आउट कर दो, ठीक है। अब इन दोनों में 0 डिग्री, अब इन दोनों में से क्या चीज़ सही है, पी आर के लिए। अब हम देखते हैं कि ये कैसे जाएगा। अगर ये हमें पता है कि अगर इंसिडेंस एंगल 0 है तो हमारा रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो कंडीशन हमने रिफ्रैक्शन की लास्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी। अगर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रे एज इट इज़ चली जाएगी। तो ये रे हमारी एज इट इज़ चली गई, ठीक है। अब ये एक मिनट में इसको फिर से ड्रॉ करती हूँ, थोड़ी टेढ़ी ड्रॉ हो गई है, ये एज इट इज़ चली जाएगी, ठीक। अब इस केस में, अब मान लो मैं इसको एक ट्रायंगल कंसीडर करूं, इसको एक ट्रायंगल कंसीडर करूं, ये अगर 60 डिग्री है और ये अगर एंगल 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो जाएगा। और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट कर रही है वहाँ से मैं एक नॉर्मल बनाऊं, यहाँ पे मुझे नॉर्मल बनानी पड़ेगी। तो ये नॉर्मल बनाई तो ये 90 डिग्री, तो पूरा एंगल ये कितना हो जाएगा, 60। अब ये डेंसर से रेयर जा रही है तो इधर बेंड हो जाएगी, इधर होगी, तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया, 60। तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। मैं इसको इसका आंसर भी नीचे ड्रॉ किया है, उसको मैं दोबारा से समझा देती हूँ। देखो बेटा, हेयर इज़ द एक्सप्लेनेशन, ड्रॉ कर दिया है ये यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा इस फेस पे तो हो गया 0 डिग्री। अब ये जब ये यहाँ पे गई, ये एज इट इज़ विदाउट रिफ्रैक्शन चली जाएगी अनडेविएटेड। अब ये ट्रायंगल हो गया हमारा PBC, PBC इज़ द ट्रायंगल। इसमें ये एंगल 60 है, ये 90 है, तो ये थर्ड एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब ये इसने जाके स्ट्राइक किया इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे ये वाला C पॉइंट है, इस पर अगर मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ करी है, तो ये अगर 30 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, तो ये 60 हो जाएगा। तो यही हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है विद नॉर्मल, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ जाएगी तो आगे अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो हमारा एंगल इस फेस पे PR जो है हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं, ये I will upload. Now next is, when mirror is rotated at an angle, the refracted angle moves through a double that angle. The instrument based on this principle is, this is, इसकी डिटेल आपको नहीं करनी है, दिस इज सेक्सटेंट। ये हम ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज़ करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री अगर अभी आप आगे चैप्टर पढ़ेंगे मैथ्स में तो इसको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, विच अमंग्स द गिवन रेडिएशन इज प्रेफर्ड फॉर टेकिंग फोटोग्राफ इन फॉग, इट इज़ इंफ्रारेड। ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट भी यही था और फिफ्थ भी ये थोड़ा रिपीट हुआ है, नो प्रॉब्लम।
Now, next type of questions are assertion, reason. अब इसमें वही दो स्टेटमेंट दी होंगी और ये कुछ रिजल्ट्स दिए हुए हैं। ए ऑप्शन कब होगा? जब बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion, and both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation is B. Assertion is true, reason is false is C. D is assertion is false but reason is true, this is D. And E is both assertion and reason are false, दोनों ही गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए हैं, तो इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 is blue color of sky appears due to scattering of blue color, and blue color has a shorter wavelength in the visible spectrum. Yes, in this case answer is A. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. अब इसको हमने थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर दिया है। जब आपका पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप 1 या 2 लाइन अपने आंसर के साथ एक्सप्लेन करते हुए लिख के आ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2. The light of violet color deviates the most and the light of red color is least while passing through a prism. Yes, this statement is right. And for a prism, material refractive index is highest for red color and lowest for violet color. This is wrong. So assertion is true and reason is wrong. So explanation is the light of violet color deviate the most and the light of red color is least while passing through a prism. For a prism, material refractive index is highest for violet light and lowest for red light. Now next question. A rainbow is sometimes seen in the sky in the rainy season only when observer back in the towards. ये पिछली वाली शीट में भी था, यहाँ पे भी रिपीट हुआ है। अब इसका रीज़न दिया है इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट कॉजेज डिस्पर्जन एंड द फाइनल रेज आर इन बैकवर्ड डायरेक्शन. बोथ द असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सो इसका ऑप्शन ए होगा. अब क्वेश्चन नंबर 4 में the rainbow is an example of dispersion of sunlight in the water droplet and light of shorter wavelength is scattered much more than the light of larger wavelength. अब इधर देखेंगे assertion भी ठीक है, reason भी ठीक है independently, but जो reason इसकी correct explanation नहीं है, तो आंसर हमारा B आएगा. Now question number 5. The sky looks dark and black instead of blue in the outer space. No atmosphere containing air in the outer space to scatter sunlight. Yes, हमें डार्क इसलिए दिखता है, इसलिए तो दिखता है क्योंकि वहाँ पे हमारे पास एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहाँ नो स्कैटरिंग फिनोमेना होता है, वहाँ स्कैटरिंग का फिनोमेना नहीं है. तो ए ऑप्शन इज राइट. नाउ नेक्स्ट इज 6th. Sunlight reaches us without dispersion in the form of white light and not in its component. Yes, ऐसा होता है. The dispersion takes place due to variation in the refractive index of different wavelength, but in vacuum, the speed of light is independent of wavelength and hence the vacuum is a non-dispersive medium. Yes, this is also right. जब वैक्यूम है वहाँ पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा ही नहीं, तो हमारा डिस्पर्जन क्यों होगा? तो इसलिए बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड द रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो इसको एक्सप्लेन भी किया है. इन अ वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, हेंस नो डिस्पर्जन टेक प्लेस इन वैक्यूम. Thus the vacuum is a non-dispersive medium in which all the color travel with the same speed. सो डियर स्टूडेंट, इस वे में आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं. एंड और मैं एक्स्ट्रा वर्कशीट्स भी बना रही हूँ जो कि आपको असाइनमेंट रजिस्टर में करनी है. असाइनमेंट रजिस्टर जो आप बनाएंगे. तो थैंक यू.